Hello everyone, welcome back to Prince Civil Services YouTube channel. I'm Dheeraj Rajpurohit and I warmly welcome you all to our series Polity through MCQs. As you all know, this series has a special focus on 2023 UPSC prelims. पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वही एस्पिरेंट्स ये वीडियो देख सकते हैं जो एक्चुअली 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स फाइट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप फ्यूचर के लिए तैयारी कर रहे हो 2024, 25, 26 यूपीएससी प्रीलिम्स देना चाहते हो, यूपीएससी एग्जाम फाइट करना चाहते हो या फिर कोई स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन फाइट करना चाहते हो, तो ये आपके लिए परफेक्ट वीडियोस है फॉर अ रिवीजन एंड ऑल्सो फॉर मेकिंग अ गुड बेस। सो पॉलिटी आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। देखिए, अभी हम फोकस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज पे। सो 2022 के पॉलिटी के क्वेश्चंस जो आए थे यूपीएससी प्रीलिम्स में, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ इससे प्रीवियस क्लासेस जो है, दो क्लासेस में हमने डिस्कस किए थे 2022 के प्रीलिम्स पॉलिटी क्वेश्चंस। नाउ इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस 2021 प्रीलिम्स। इसको मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। 2021 में पॉलिटी के 18 क्वेश्चंस आए थे। सो यस, और 2022 के अंदर 10 क्वेश्चन। सो यू कैन सी पॉलिटी का वेटेज बहुत ज़्यादा है। ये ऑलरेडी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। सो अब मैं वापस ये सब डिस्कस नहीं करूंगा, हम सीधा आएंगे 2021 के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस पे। एंड इसके बाद हम 2020, 2019 और 2018, 2018 तक पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, ये सब हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे सॉल्व करने वाले हैं। इसके साथ ही एडिशनल इंफॉर्मेशन और कई सारी टिप्स भी मैं आपको दूंगा। एक बार ये सीरीज हमारी कंप्लीट होती है तो उसके बाद मैं आपके लिए रैंडम एमसीक्यूज लेके आऊंगा बेस्ड, सो दैट आपकी जो रिवीजन है वो अच्छा अच्छा आपका रिवीजन हो जाए 2023 प्रीलिम्स के लिए। और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फ्यूचर के लिए और आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ब्रशअप हो जाएगा आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, let me give you the important information. So Prince Civil Services is conducting an online examination. It is a scholarship cum admission test. So अगर आप Prince Civil Services ज्वाइन करना चाहते हो, वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, तो अगर आप यूपीएससी आरएस की तैयारी करना चाहते हैं और ट्वेल्थ आपने पास कर लिए, आफ्टर स्कूल यू वांट टू प्रिपेयर। देखिए, हम कई बार लेट हो जाते हैं प्रिपरेशन में। हम कॉलेज कंप्लीट करते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि अब हमें तैयारी करनी चाहिए। सो ये आपके जो कॉलेज टाइम पीरियड जो वेस्ट हो रहा है, ये हम यहाँ पे यूटिलाइज करना चाहते हैं। कॉलेज के साथ ही आपको यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाई जाएगी। सो अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं, सो द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन 16th अप्रैल। सो register now. You can go to the link given here. So princecollegeseeker.com /scholarshiptest.php, इस लिंक पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं और आज ही रजिस्टर कीजिए। अगर आप ऐसे किसी को जानते हैं जो एक्चुअली ट्वेल्थ के बाद प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उनको भी आप ये इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज देन यू कैन कॉल ऑन दी बिलो नंबर्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2021 प्रीलिम्स के क्वेश्चंस। ये हमारा पार्ट 1 है। इसमें 18 क्वेश्चंस थे टोटल, सो इसलिए मैंने 6 क्वेश्चन के पार्ट में तीन पार्ट में डिवाइड कर दिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वॉयलेट्स। अब ये हमारा की फ्रेज है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वॉयलेट्स। ये किसके अंडर आता है? राइट टू इक्वालिटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट टू फ्रीडम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर। सी, वैसे अगर कॉमनली अगर आप नहीं जानते तो हम ज्यादा करके इक्वालिटी के साथ चले जाएंगे, बट देखिए यहाँ पे हमारा एक छुपा हुआ एक और की फ्रेज या फिर की वर्ड मैं कहूँ, वो ये है। इन्होंने पूछा है, इन्होंने सिर्फ ये नहीं पूछा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ किसको वॉयलेट करती है, किसका उल्लंघन करती है। इट इज एक्चुअली आस्किंग अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन concentration of wealth violates, it is the directive principles of state policy। देखिए, राइट टू इक्वालिटी जो है, ये हमारे आर्टिकल 14 से लेके 18 के बीच में हमारे राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड है। देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो एक्चुअली सीधी इस पे बात करें तो ये हमारा आर्टिकल है 39C। 39C states that के
हमारी जो इकोनॉमिक सिस्टम है या स्टेट जो पॉलिसीज बनाता है वो ऐसी पॉलिसीज ना बनाए कि जिससे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो, यानी कि जो वेल्थ है, रिसोर्सेज है, वो कुछ ही लोगों के पास में इकट्ठा हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्टेट को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए कि जो वेल्थ है या रिसोर्सेज है ये इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट हो। ओके, सो इट इज गिवन इन आर्टिकल 39C। दिस इज आवर आंसर। वैसे राइट टू फ्रीडम भी बता देता हूँ मैं आपको। राइट टू फ्रीडम वैसे आर्टिकल 19 है हमारा इसका कोर आर्टिकल फॉर फ्रीडम। अगर स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें तो ये दे रखे हैं हमें आर्टिकल 36 to 51। Okay, so let's move on to the next question. What is the position of right to property in India? Very important, and as you might know that right to property has been abolished. इसे हमने हटा दिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था ये, बट फिर हमने हटा दिया। ओरिजिनली ये मेंशन था आर्टिकल 31 एंड आर्टिकल 19। इन दोनों के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी मेंशन था। आर्टिकल 19 हमारा फ्रीडम है, तो फ्रीडम में एज फ्रीडम टू एक्वायर प्रॉपर्टी दे रखा था, एंड आर्टिकल 31 वाज स्पेसिफिकली फॉर प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। सो अब राइट टू प्रॉपर्टी हमने अबॉलिश कर दिया। एक और अपडेट, 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, इसके थ्रू हमने आर्टिकल 31 और 19 में चेंजेस कर लिए और आर्टिकल 31 तो पूरी तरह से हटा दिया। और फिर हमने राइट टू प्रॉपर्टी को, अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो, बट फंडामेंटल राइट नहीं है। ये फंडामेंटल राइट था, फंडामेंटल राइट नहीं है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। वी हैव शिफ्टेड इट टू आर्टिकल 300A। ये किस में है? पार्ट 12 में। देखिए ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिल्कुल याद रखेंगे। ओके, सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन? अभी की पोजीशन क्या है? लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, legal right citizens only, legal right any person, fundamental rights available to citizens only, neither fundamental right nor legal right। देखो हम सबसे पहले एलिमिनेट करते हुए चलते हैं, दिस इज प्योरली रॉन्ग। ठीक है, फंडामेंटल राइट नहीं है बट लीगल राइट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई भी राइट दे रहा है, भले वो फंडामेंटल राइट नहीं है बट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, then it will be known as a legal right because constitution is a legal book। तो अगर उसमें कोई right दिया है आपको, it will be known as a legal right। so yes, it is a legal right though it is not a fundamental right। so fundamental right वाला भी हटा देते हैं, fundamental right नहीं है। बचे ये दोनों, इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता था। yes, legal right citizens only, legal right available to any person। so actually citizen only यहाँ पे दिक्कत है। मैंने आपको कई शायद प्रीवियस क्लास में बताया था, whenever such determinants are used, must, only, all, mandatory, इस तरह के जब भी डिटर्मिनेंट्स यूज होते हैं, इस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं, तो आप बिल्कुल उस पर ध्यान रखो। सिटीजन्स ओनली नहीं, ऐसा नहीं है। सिटीजन्स, नॉन सिटीजन्स भी यहाँ पे प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं। एंड इवन तो इसलिए हमारे वैसे अगर सीधा हम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो आर्टिकल दे रखा है 300A, इसकी अगर लैंग्वेज पढ़े तो यहाँ दे रखा है नो पर्सन shall be deprived of his property except according to law। यानी लॉ बना के आप उसकी प्रॉपर्टी ले सकते हो, विदाउट मेकिंग अ प्रॉपर लॉ यू कैन नॉट टेक अवे हिज प्रॉपर्टी। सो एनी पर्सन, यहाँ पे एक्चुअली नो पर्सन जो लिखा है वो एनी पर्सन के लिए, वरना वो स्पेसिफिकली लिख देते नो सिटीजन। तो अगर उन्होंने नो सिटीजन नहीं लिखा, इसका मतलब इट इज एनी पर्सन। सो यस, आवर करेक्ट आंसर इज बी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, what was the exact constitutional status of India on 26 January 1950? देखिए 26 जनवरी 1950 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, कमेंस हुआ, इंप्लीमेंट हुआ। इस दिन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था? अगर आपने प्रियम्बल अच्छे से पढ़ा है, अगर उसकी वर्डिंग्स ध्यान से देखिए, और तो आप इसको इजीली आंसर कर सकते हो। एंड ऑल्सो इफ हमें ये पता हो कि हमने प्रियम्बल को एक बार अमेंड किया और उसमें 3 वर्ड्स ऐड किए, ये 3 वर्ड्स कौन से थे, तो आप इसको आंसर कर सकते हो। दोनों में से अगर आपको कुछ भी पता है तो आप इजीली आंसर कर सकते हो। लेट्स सी व्हाट इट इज। अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सी ये तो हमारा करंट पोजीशन है। नाउ अगर बात करें कौन कौन से वर्ड ऐड हुए थे, तो एक तो सोशलिस्ट और एक सेक्युलर, ये 2 वर्ड ऐड हुए थे। एक और था इंटीग्रिटी,
ये तीन वर्ड ऐड किए थे हमने बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो देखो जहां पे भी सेक्युलर, अब ये सेक्युलर भी आ गया, इसका मतलब ये दोनों तो खास करके ये वाली पोजीशन हुई हमारी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद, आफ्टर 1976, दैट इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने ये दो वर्ड्स ऐड किए और ये करंट पोजीशन होगी उस टाइम से लेके अब तक। उस टाइम की बात करें तो ये दोनों वर्ड्स अगर हम हटा दें, then here is the answer, sovereign democratic republic. So our answer is B, sovereign democratic republic. You can see here, ये देखो, ये हमारा preamble की wording है, sovereign socialist secular democratic republic. This is our current position. If you can see here, ये काफी यहाँ पे मेरे को लग रहा है ब्लर दिख रहा होगा, आपको नहीं दिखेगा यहाँ पे, बट आप जब भी preamble पढ़ोगे यहाँ लिखा हुआ है substituted by constitution 42nd अमेंडमेंट एक्ट, और क्या सब्स्टिट्यूट किया है, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की जगह सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऐड करती है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, अगर हम नोटिस करें तो अभी जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो मोस्टली थोड़े बहुत मैं कहूंगा मॉडरेट या इजी क्वेश्चंस कहूंगा, एंड कुछ ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो भी हमारा कॉन्सेप्चुअल था, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए डीपीएसपी के बारे में। नाउ दिस इज बेसिकली, आपको अगर पॉलिटी में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप इसे इजीली आंसर कर सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट? लेट्स सी, अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन विद फेडरल स्ट्रक्चर। अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है विद फेडरल स्ट्रक्चर, हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसे एक्चुअली फेडरल गवर्नमेंट बोलेंगे। एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बोले जरूरी नहीं है। A government whose head enjoys nominal power or a government whose head enjoys real power, ये दोनों एक साथ क्रॉस कर देता हूं मैं, बिकॉज यहाँ पे कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं आता। ये ऐसी जगह कह रहे हैं जहां पे हेड जो है, गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज नॉमिनल पावर। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया में गवर्नमेंट के हेड तो हमारे पीएम है, बट हम कहने के लिए कह सकते हैं दैट हमारे स्टेट के हेड जो है उनके पास नॉमिनल पावर, यानी प्रेसिडेंट के पास में नॉमिनल पावर। और कहीं पे जो गवर्नमेंट है उसके हेड जो है रियल पावर, जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट जो है उनके रियल पावर, ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, ये नहीं है। नाउ अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यस इट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। ऐसी गवर्नमेंट जो कि लिमिटेड हो, it is limited by the provisions or by the terms of the constitution, ऐसी गवर्नमेंट को हम बोलेंगे constitutional government। इजी क्वेश्चन था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज रिगार्डिंग भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स। बिफोर टेकिंग दिस क्वेश्चन, आई वुड रिमाइंड यू कि मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स पे। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच इट। उसमें बहुत सारे ऐसी फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन है जो आपके काम आ सकती है। ओके, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आप इजीली इसको आंसर कर सकते हो। लेट्स सी, देयर आर थ्री ऑप्शंस, थ्री स्टेटमेंट्स एंड वी हैव टू फाइंड द नॉट करेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। देखिए, अब तक हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे वहां पे करेक्ट स्टेटमेंट बोल रहे थे, यहाँ पे नॉट करेक्ट है, तो हमें स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा। लेट्स सी द फर्स्ट वन। Bharat Ratna and Padma Awards are titles under Article 18 Clause 1 of the Constitution of India. Now, this statement is actually wrong because Bharat Ratna and Padma Awards are not considered as titles under Article 18 Clause 1. See, Article 18 actually abolishes titles in India. तो आपके पास कोई पुराने जो टाइटल्स दिया करते थे स्टेट या फिर कोई भी ऑफिशियल्स को, राय बहादुर, जंग बहादुर, तो इस तरह के जो टाइटल्स है वो हमने बैन कर दिया, अबॉलिश कर दिए। तो भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि ये किसी तरह के टाइटल्स नहीं है। इसी वजह से इनको हम एज अ सफिक्स और प्रीफिक्स नहीं लगा सकते, हमारे नाम के आगे या नाम के पीछे हम नहीं लगा सकते। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो एक एलिमिनेट कर देते हैं बिकॉज वी हैव टू फाइंड नॉट करेक्ट। सो यस। नाउ सेकंड, पद्मा अवार्ड्स व्हिच वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954 were suspended only once. Now ये स्टेटमेंट भी गलत है बिकॉज 1954 में इन्हें इंस्टीट्यूट किया गया था, बट इन्हें 2 बार सस्पेंड किया था। सी, इसे एक बार तो इन 1977 2 साल के लिए सस्पेंड किया, और दूसरा एक बार सस्पेंड किया था हमने मिड 1992 में। 1977 में बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ गवर्नमेंट, चेंज ये हुआ
बिकॉज नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई थी और कांग्रेस ने इसे इंस्टॉल किया था, इंस्टीट्यूट किया था इसलिए। एंड नेक्स्ट टाइम 1992 में एक कोर्ट केस हो गया था, पीआईएल 2 पीआईएल फाइल हो गई थी हाई कोर्ट में, उसके अगेंस्ट इसको थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया गया। सो ये याद रखना कि पद्मा अवार्ड्स और भारत रत्न सिर्फ 2 बार सस्पेंड हुए हैं, एक बार नहीं 2 बार, हिस्ट्री में सिर्फ 2 बार ऐसे सस्पेंड हुए। और आपके लिए टाइम पीरियड भी दे रखा है यहाँ पे, कितने टाइम के लिए हुआ है। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज यहाँ पे ओनली वंस नहीं आना चाहिए था। आगे ये वाला पार्ट सही है, दे वर इंस्टीट्यूटेड इन 1954। ओके, सो 2 भी आ गया हमारा, एक और चला गया। लेट्स सी द थर्ड वन, द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड्स इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 5। एक्चुअली ये स्टेटमेंट भी गलत है बिकॉज मैक्सिमम हम भारत रत्न कितने दे सकते हैं, 3। एक साल में 3 भारत रत्न ही दे सकते हैं। और अगर पद्मा अवार्ड्स की बात करें तो पद्मा अवार्ड्स का मैक्सिमम क्राइटेरिया रखा है हमने 120। नाउ यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट दिस काउंट एक्सक्लूड्स posthumous awards and any non-resident Indian or overseas citizen of India or foreign based winners। तो ये जो काउंट हमने लिया, लिमिटेशंस लिए 3 और 120, ये एक्चुअली इस पे जो लिमिटेशन है ये इसमें हमने पोस्थमस अवार्ड यानी मरने के बाद अगर किसी को हम अवार्ड देते हैं या फिर कोई इंडिया से बाहर है, नॉन रेसिडेंट इंडियन है या फिर कोई फॉरेनर है जिसे हम ये अवार्ड दे रहे हैं, तो उस केस में ये लिमिट उस पर नहीं लगती। ठीक है। Okay, so our answer is D, 1, 2 and 3. All the 3 statements are incorrect. For more information on Bharat Ratna and Padma Awards, please go and watch my video on this topic. Now let's move on to the next question. This is our last question of this session. Now with reference to India, consider the following statements. Let's see. There are 2 statements. Okay, so elimination method ज़्यादा काम नहीं करेगा. हम देखते हैं क्या ढूंढना है हमें. Correct statement ढूंढना है. Okay. So first statement, let's see. Judicial custody means an accused is in custody of concerned magistrate and such accused is locked up in police station, not in jail. देखो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर ध्यान से देखें, पहली बात इसके लिए समझो कि जुडिशियल कस्टडी क्या है और पुलिस कस्टडी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आया, वैसे आपने ये कहीं पे भी पॉलिटी में लक्ष्मीकांत में कहीं नहीं पढ़ा होगा, बट ये क्वेश्चन आया था 2021 के टाइम पे। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जुडिशियल कस्टडी में लिया गया एंड इट वाज लॉन्ग न्यूज़, काफ़ी टाइम तक न्यूज़ में थी। और क्योंकि ये कोई नेशनल या स्टेट न्यूज़ नहीं है, बट क्योंकि वो सेलिब्रिटी बहुत ही हम कह सकते हैं फेमस था, तो ये टॉपिक हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि पॉलिटिक है, तो इनडायरेक्टली ये वहाँ से इन्फ्लुएंस हो गया है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज जुडिशियल कस्टडी, व्हाट इज पुलिस कस्टडी। आप कई बार न्यूज़पेपर पढ़ोगे, आप बोलोगे कि देखोगे कि इस अक्यूज्ड को पुलिस कस्टडी में डाला गया है, इस अक्यूज्ड को जुडिशियल कस्टडी में डाला गया है। तो इसके में डिफरेंस क्या है? पुलिस कस्टडी का मतलब है पुलिस के अंडर है, अब वो पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया उसे कहाँ रखेगी? वो पुलिस स्टेशन में रखेगी, उसे इंटरोगेट भी कर सकती है, खुद सारा अथॉरिटी किसके पास है? पुलिस के पास ना। वहीं पे अगर जुडिशियल कस्टडी है, इसका मतलब उसकी कस्टडी मैजिस्ट्रेट के पास है। कहने के लिए वो पुलिस को बोलेंगे कि आप इसे लेके जाओ और जेल में रखो, पुलिस स्टेशन में नहीं, जेल में रखो। और वो जेल में किसकी प्रोटेक्शन में, किसकी अथॉरिटी के अंडर है? मैजिस्ट्रेट की अथॉरिटी के अंडर, इसीलिए उसे कहते हैं जुडिशियल कस्टडी। नाउ अगर ऐसे किसी अक्यूज्ड को इंटरोगेट करना हो, अगर वो जुडिशियल कस्टडी में है, तो मैजिस्ट्रेट से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर ही आप उससे पूछताछ कर सकते हो, इंटरोगेट कर सकते हो। बट अगर वो पुलिस कस्टडी में है, तो पुलिस वहां पे इंटरोगेशन कर सकती है विदाउट आस्किंग फॉर परमिशन फ्रॉम द कोर्ट। चलो, तो इतनी इंफॉर्मेशन आने के बाद आई गेस विल सॉल्व दिस आंसर नाउ। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एक्चुअली रॉन्ग। व्हाई? Judicial custody means an accused is in the custody of the concerned magistrate। यहां तक तो सही है। इसके आगे such accused is locked up in police station not in jail, ये पार्ट हमारा गलत है। बिकॉज एक जुडिशियल कस्टडी में अगर कोई अक्यूज है तो उसे जेल में रखा जाएगा, पुलिस स्टेशन में नहीं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था, ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। नाउ लेट्स सी, ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर in charge of the case is not allowed, police officer not allowed to interrogate the suspect without the approval of the court। now ये statement बिल्कुल सही है, अभी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। so the second statement is correct, our answer is 2 only। तो इस नोट पे हम एंड करते हैं आज का सेशन। देखा आज हमने जो 6 क्वेश्चन देखे 2021 के,
काफ़ी हद तक कॉन्सेप्चुअल और ईजी क्वेश्चन थे. And let's see that other 6 questions. Total 18 questions were asked in 2021 prelims. You can imagine the kind of weightage given to polity. तो पॉलिटी अगर आप कर लेते हो, बहुत अच्छी कर लेते हो, तो आई हाईली फील दैट इट इज़ एन एडवांटेज फॉर यू. आप आराम से प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो अगर आप पॉलिटी को निग्लेक्ट नहीं कर सकते. सो हैव अ स्पेशल फोकस ऑन पॉलिटी, रिवाइज वेल, एंड विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन. टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल.